हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं एस यादव किलोल फिर आपके साथ और एक नए टॉपिक के साथ। देखिए, एक छोटी सी बात है आप लोगों से। जब भी नए टॉपिक को पढ़ने लगे ना, हम एक एनर्जी आ जानी चाहिए कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, हमें कुछ पढ़ना है नया। और जब तक जोश नहीं होगा, जुनून नहीं होगा, तब तक हम सीख नहीं पाएंगे। तो आज एक छोटा सा टॉपिक जो मैं लेके आया हूँ, राजस्थान शिक्षा विभाग से संबंधित और पूरा एजुकेशन प्लानिंग से संबंधित। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है और अब तक इसमें से सवाल भी देखिए ज़्यादा नहीं पूछे गए थे, 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट पूछे जा सकते हैं। और कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, तो आज हम इस छोटे से टॉपिक की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि अपना टॉपिक का नाम क्या है। हाँ, टॉपिक का नाम भी लिखा हुआ है, संस्थागत नियोजन। इंग्लिश में जैसा लिखा, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक इसी से शुरुआत करते हैं, लेकिन ये टॉपिक बहुत बाद में आएगा। इससे पहले देखिए हम कुछ और चीज़ें देखते हैं कि ये टॉपिक बना कैसे, किस तरह से। अगर हम बात करते हैं, देखिए संस्था तो कहा गया है स्कूल को भी। किसको कहा गया है? हमारे पास स्कूल, या स्कूल नहीं तो देखिए हमारी क्या हो सकती है, महाविद्यालय यानी कॉलेज। ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए दूसरा शब्द नियोजन, इस पर काफ़ी बात हो चुकी है पूर्व के टॉपिक्स के अंदर, प्लानिंग करना। फिर भी मैं एक बार बता देना चाहता हूं, क्योंकि अपने नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। कोई भी पूर्व निर्धारित लक्ष्य, क्या है बात देखिए, पूर्व निर्धारित लक्ष्य। हमारा कोई भी पूर्व निर्धारित जो लक्ष्य है, ठीक है ना, पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की जो रणनीति बनाते हैं, प्राप्त करने की जो रूपरेखा बनाते हैं, जो ब्लूप्रिंट बनाते हैं, उसको कहा जाता है नियोजन। पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की रूपरेखा क्या कहलाएगी? यानी हम एक तरह से कह सकते हैं ब्लूप्रिंट। ठीक है दोस्तों, ब्लूप्रिंट। और ये जो ब्लूप्रिंट है, ये क्या है? एक प्लानिंग है। और प्लानिंग का काम आज हम भारत की दृष्टि से देखें तो किसे दे रखा है? योजना आयोग को। वो देखिए सभी क्षेत्रों की प्लानिंग करता है, और अब उसका नाम बदल दिया गया नीति आयोग, जो प्लानिंग का काम देख रहा है। अब दोनों को यदि हम जोड़ के पढ़ते हैं तो स्कूल का नियोजन, या हम कह देते हैं कॉलेज का नियोजन। और नियोजन का एक दूसरा नाम भी देखिए हम काम में ले लेते हैं, आयोजना। ठीक है ना, आयोजना। ठीक, तो कहने का मतलब है संस्थागत आयोजना, संस्थागत नियोजन। तो पहले हम ये जानेंगे संस्थागत नियोजन जो आता है कौन से स्तर पर आता है। उच्च स्तर पर इसकी प्लानिंग होती है या निम्न स्तर पर प्लानिंग होती है? इसकी प्लानिंग कौन से स्तर पर की जाती है, हम बात करेंगे उसके ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं प्लानिंग की, तो योजना आयोग है हमारे पास। योजना आयोग, आजकल जिसे हम कह देते हैं नीति आयोग। ठीक है भाई, ये योजनाएं बनाता है। अब हमें कौन से क्षेत्र की योजना की बात है? एजुकेशनल, शैक्षिक क्षेत्र की योजना की बात करनी है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर शैक्षिक आयोजना या नियोजन, क्योंकि जिस क्षेत्र की हम आयोजना बना रहे हैं उस क्षेत्र की। अब ये शैक्षिक जो आयोजना जो बनाई जाती है, ये आयोजना बनाई जाती है अलग अलग स्तरों पर। जैसे सबसे पहले यदि हम योजना आयोग की बात करते हैं, तो योजना आयोग में हम देखें तो कौन सा स्तर होता है? केंद्रीय स्तर, या हम लिख सकते हैं केंद्र ये स्तर। देखिए आप, और केंद्रीय स्तर पर हमारे शिक्षा विभाग की योजना बनाने का दायित्व किसको दे रखा है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। पहले नाम होता था इसका MHRD, आज इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा मंत्रालय का। उसके बाद देखिए जो प्लानिंग बनती है वो राज्य स्तर पर प्लानिंग बनती है, राज्य स्तर। ये देखिए, ठीक, राज्य स्तर के ऊपर भी एक मंत्रालय होता है, वो क्या काम करता है? प्लानिंग, एजुकेशनल प्लानिंग का काम करता है। राज्य स्तर के बाद देखिए आता है जिला स्तर।
जिला स्तर पर भी देखिए प्लानिंग का काम किया जाता है। और उसके बाद देखिए जिले के बाद आता है जो सबसे नीचे का स्तर है, और उस स्तर को कहा जाता है संस्थागत, जो यानी हम कैसे ग्रास रूट लेवल। और ये संस्थागत जो नियोजन है या संस्थागत जो स्तर है, और संस्थाओं को हम नाम देते हैं हमारा स्कूल या हमारा कॉलेज, वहाँ पर जो प्लानिंग की जाती है वो कहलाती है इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। संस्था के स्तर पर जो प्लानिंग की जा रही है, तो देखिए हमें पढ़ना है इस ग्रास रूट लेवल की प्लानिंग को, लेकिन जब इसको पढ़ना है तो हमें इसको भी जानना पड़ेगा। पहले इसको जानेंगे, फिर यहाँ जो काम होगा वो काम आएगा केंद्रीय स्तर पर, जो काम होगा फिर राज्य पर आएगा, फिर जिला पर आएगा, और अंत में आता है ग्रास रूट लेवल पर। और ग्रास रूट जो लेवल है वो हमारा कहलाता है संस्थागत नियोजन। दोस्तों, तो हम पहले शैक्षिक आयोजना के बारे में जानेंगे, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है एजुकेशनल प्लानिंग। क्या कहेंगे हम? एजुकेशनल प्लानिंग। तो इसके बारे में जानेंगे। देखिए भारत के अंदर सबसे पहले एजुकेशनल जो प्लानिंग का इतिहास जो देखने को मिलता है वो मिलता है 1854 के वुड डिस्पैच से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे मैं इसका काफ़ी प्रयोग कर रहा हूँ 1854 का, क्योंकि ये हमारी एजुकेशन का मैग्ना कार्टा है, और ये ब्रिटिश कालीन का एक ऐसा दस्तावेज है जिसे हमारी एजुकेशन का माइलस्टोन भी कह सकते हैं हम। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये 1854 के अंदर देखिए क्या आया था, वुड डिस्पैच। ये एक दस्तावेज है जिसे भारतीय शिक्षा का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। किसको? वुड डिस्पैच को। और परीक्षा की दृष्टि से यदि हम देखें तो सर्वप्रथम भारत में शैक्षिक नियोजन, सर्वप्रथम शैक्षिक नियोजन प्रारंभ हुआ, एजुकेशनल प्लानिंग। कब से माना जाता है? 1854। और देखिए 1950 के अंदर तो हमारे क्या आ गया था, योजना आयोग। योजना आयोग। अब योजना आयोग की हम बात यदि करें तो देखिए योजना आयोग तो सभी क्षेत्रों की प्लानिंग करता है, उनमें से एक क्षेत्र है हमारा एजुकेशन। तो देखिए भारत में कौन देख रहा है? योजना आयोग। और आजकल इसको हम क्या कहते हैं? नीति आयोग भी कहते हैं। तो ये हमारे शिक्षा के अंदर किसका निर्माण करता है? प्लानिंग का काम करता है। अब बात आती है ये एजुकेशन प्लानिंग क्या है, और ये जो प्लानिंग जो शुरू होती है कहाँ से होती है? केंद्रीय स्तर से प्रारंभ होती है, उसके बाद आती है राज्य स्तर, फिर जिला स्तर, और उसके बाद अंत में ये प्लानिंग कहाँ पर आ जाती है? हमारी संस्थाओं तक पहुँचती है। एक स्तर से दूसरे स्तर की ओर ये प्लानिंग बढ़ती चली जाती है। तो यहीं पर देखिए हम अब इस चीज़ को देखेंगे। कुछ विचार हैं, उन विचारों के आधार पर देखेंगे। जैसे 1969 में एक बहुत बड़े शिक्षाविद थे जिनका नाम था जेपी नायक। इन्होंने 1969 में देखिए शैक्षिक योजना के बारे में कुछ अपने विचार रखे। उन विचारों को मैं शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले शैक्षिक नियोजन का अर्थ इन्होंने बताया, जेपी नायक ने। शैक्षिक योजनाओं का अर्थ दुर्लभ संसाधनों, याद रखना, एक तो ये दुर्लभ संसाधनों के इष्टतम उपयोग के माध्यम से पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से भविष्य की कार्रवाई के लिए निर्णय लेना। कहने का मतलब है इन्होंने जो बताया इष्टतम यानी मैक्सिमम। इस परिभाषाओं में अगर हम एनालिसिस करें तो देखिए कुछ बातें निकल के आती है। नंबर 1, पूर्व निर्धारित लक्ष्य होना चाहिए हमारे पास। पूर्व निर्धारित लक्ष्य, निर्धारित लक्ष्य हो हमारे पास। कोई भी काम करने से पहले, कोई भी कार्य करने से पहले या कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले उसके लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। तो सबसे पहले पूर्व निर्धारित लक्ष्य। मैंने पहले कहा था नियोजन का अर्थ क्या होता है? पूर्व निर्धारित लक्ष्य। अब वो लक्ष्य किसके हो सकते हैं? अगर एजुकेशन के है तो एजुकेशनल हो गया, शैक्षिक लक्ष्य हो जाएंगे।
अगर हम दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो उस डिपार्टमेंट के लक्ष्य हो जाएंगे। अगर किसी संस्था की बात करें या किसी संगठन की बात करें तो उस संगठन के लक्ष्य हो जाएंगे। दूसरी बात देखिए उन्होंने जो कही है, दुर्लभ संसाधन। संसाधन कैसे होते हैं? दुर्लभ होते हैं भैया, दुर्लभ संसाधन। और संसाधन प्रमुख रूप से हम दो भागों में बांट देते हैं, एक तो होते हैं भौतिक संसाधन और दूसरा होता है मानवीय संसाधन। अब भौतिक संसाधनों का भी वर्गीकरण हम कई तरह से कर लेते हैं, जैसे वित्तीय संसाधन भी किसमें आ जाते हैं? हमारे भौतिक संसाधनों का ही एक पार्ट है। उसके बाद देखिए तीसरी जो इन्होंने बात कही थी, पूर्व निर्धारित लक्ष्य, जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, है ना, और उन संसाधनों का इष्टतम हमें उपयोग करना है और उनके उपयोग के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? निर्णय लेना, निर्णय लेना। तो दोस्तों एक चीज को ध्यान रखना, जेपी नायक बहुत बड़े शिक्षाविद और उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही थी। और क्या बात कही थी जेपी नायक साहब ने? उन्होंने केवल 3 बिंदुओं पर जोर दिया था अपनी परिभाषा में। एक तो उन्होंने कहा पूर्व निर्धारित लक्ष्य होना चाहिए, किसका? हमारा शिक्षा का। दूसरा उसके लिए संसाधन, संसाधन बड़े दुर्लभ हैं शिक्षा विभाग के पास। उसके बाद आता है फिर हमें निर्णय लेना पड़ता है, और ये तीनों चरणों की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? एजुकेशनल प्लानिंग। जिसमें ये 3 कार्य हों उसी को जेपी नायक जी ने क्या कहा था? एजुकेशन प्लानिंग। दुर्लभ संसाधन जो आप देख रहे हैं, उन संसाधनों के लिए देखिए समय, प्रतिभा, धन, और उसके बाद हम देखते हैं हमारा निर्णय लेना। इन सब बातों के ऊपर किसने जोर दिया? जेपी नायक जी ने। जेपी नायक जी ने एक बात और बताई थी कि जो आप शैक्षिक प्लानिंग करते हैं पूरी शिक्षा को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर करें, या आप ये कह सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर नहीं तो राज्य स्तर पर भी आप प्लानिंग करते हैं, उस प्लानिंग के अंदर देखिए हम जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं उन संसाधनों को ही प्राथमिकता के आधार पर प्रयोग करते हुए देखिए हमें निर्णय लेना चाहिए। चलो अब आगे चलते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात। शैक्षिक नियोजन के प्रकार देखिए, समय अवधि के आधार पर यदि हम देखें, अवधि के आधार पर, या हम कह दें समय अवधि के आधार पर, टाइम पीरियड के आधार पर, अगर इस आधार पर देखते हैं तो हम 3 भागों में बांट देते हैं। देखिए, एक तो कहते हैं अल्पकालिक, दूसरा कहते हैं मध्यकालिक, और तीसरा दीर्घकालिक। तो कहने का मतलब है, देखिए इसकी अवधि जो बताई गई है 1 वर्ष के लगभग, 1 से 3 वर्ष, और उसके बाद 3 से लेकर कितनी भी हो सकती है, 10 वर्ष हो सकती है, या अलग अलग इनको डिवाइड किया गया, अल्पकालिक, मध्यकालिक, दीर्घकालिक। लेकिन यदि हम शिक्षा विभाग की बात करें तो 2 ही प्रकार की होती है, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। अल्पकालिक एक शैक्षिक सत्र के लिए जो जुलाई से प्रारंभ होता है और जून में खत्म हो जाता है, ठीक है। और दूसरा यदि हम देखें दीर्घकालिक, एक सत्र से ज़्यादा यदि हम टाइम लेते हैं तो उसे हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड की प्लानिंग कहा जाता है उसे, यानी दीर्घकालिक, शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म्स। तो दोनों को हम देख सकते हैं। दूसरा देखिए शैक्षिक जो नियोजन होता है, इसको देखिए और एक तरह से देखिए वर्गीकृत किया गया है, जैसा कि एक तो केंद्रीयकृत शैक्षिक नियोजन, यानी शैक्षिक नियोजन, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है। कैसी है? केंद्रीयकृत। दूसरा कहा गया संस्थागत शैक्षिक नियोजन।
ये एक संस्था पर ग्रास रूट लेवल पर सबसे नीचे स्तर पर जो प्लानिंग की जाती है उसे कहा जाता है। जिस परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे निम्न स्तर पर जो प्लानिंग की जाती है उसे कहा जाता है ग्रास रूट लेवल प्लानिंग, और उसी का नाम क्या है? संस्थागत। अब वह संस्था का नाम दे देता है, जैसे स्कूल या कॉलेज, तो उसका ऑप्शन यही होगा। आया हुआ क्वेश्चन है ये। प्लानिंग का सबसे निचला स्तर होता है विद्यालय, ठीक है ना, और विद्यालय क्या है? संस्था है। और एक होता है सर्वोच्च स्तर, और सर्वोच्च स्तर पर देखिए केंद्रीय स्तर पर जो प्लानिंग की जाती है, पूरे देश को ध्यान में रखकर जो प्लानिंग की जाती है, वो प्लानिंग कौन करता है? MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करती है, यानी शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्लानिंग की जाती है। तो हम दो आधार पर बांटते हैं। तो अब सीधा ही हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, जिसका नाम क्या है? संस्थागत नियोजन, और उसी पर हम बात करते हैं। तो अल्पकालिक, दीर्घकालिक नियोजन, केंद्रीकृत नियोजन और संस्थागत नियोजन। तो यहां से अब अपना शुरू होता है अपना टॉपिक, जिसका नाम क्या है? संस्थागत नियोजन। सबसे पहले देखिए हम संस्थागत नियोजन की बात करते हैं, और इसके विकास की और इनकी बात भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। कि सबसे पहले संस्थागत नियोजन की बात देखिए, मुझे याद है पंजाब के अंदर एक एजुकेशनल डायरेक्टर बने थे आज़ादी के समय, गोवर्धन लाल बख्शी। उनका देखिए एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए, और एक बहुत अच्छे शिक्षाविद के रूप में भी उनको जाना जाता है, जिनका नाम था गोवर्धन लाल बख्शी। और बख्शी जो साहब थे वो पंजाब में एजुकेशन डायरेक्टर थे। देखिए गोवर्धन लाल बख्शी, उन्होंने पहली बार एक बात कही थी। गोवर्धन लाल बख्शी कहां पर थे? ये पंजाब में भी। क्या थे? शिक्षा निदेशक। इन्होंने कहा कि यदि आप एजुकेशन को सुदृढ़ और एक सिस्टमेटिक बनाना चाहते हो, तो देखिए आपको ग्रास रूट लेवल पर प्लानिंग करनी पड़ेगी। कौन से लेवल पर? ग्रास रूट लेवल पर प्लानिंग करनी पड़ेगी, यानी संस्थागत नियोजन आपको करना पड़ेगा। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, सबसे पहले सर्वप्रथम संस्थागत नियोजन के प्लानिंग के विचार किसने दिए थे? गोवर्धन लाल बख्शी महोदय ने दिए थे, जो पंजाब में एजुकेशन डायरेक्टर थे। उसके बाद देखिए आते हैं अपने कोठियारी साहब, और कोठियारी साहब देखिए किसके अध्यक्ष थे? कोठियारी आयोग के 1964-1966। अब देखिए कोठियारी जो साहब थे, इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में, जो उनके आयोग की रिपोर्ट थी, उसमें कहा, क्यों कहा? क्योंकि प्रत्येक इंस्टीट्यूट अलग अलग होती है। सेंटर गवर्नमेंट पर यदि कोई पॉलिसी बनती है और वहाँ प्लानिंग होती है, तो सभी स्कूलों पर वो फिट नहीं बैठती है, क्योंकि बहुत बड़ा गैप है उसके बीच में। प्रत्येक गांव का स्कूल अलग अलग होता है, वहाँ के संसाधन अलग होते हैं, वहाँ के कार्मिक अलग होते हैं, और वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ भी बिल्कुल डिफरेंट टाइप होती हैं। इसलिए हमें ग्रास रूट लेवल पर क्या करनी चाहिए? प्लानिंग करनी चाहिए। एग्जाम की दृष्टि से दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कौन से आयोग ने संस्थागत नियोजन का सर्वप्रथम विचार दिया? तो सबसे पहले विचार देखिए देने वाले ये शिक्षाविद थे, एजुकेशन डायरेक्टर साहब, और दूसरे नंबर पर आता है हमारे पास कोठियारी आयोग। 1964 और 1966 में उनकी रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में उन्होंने उल्लेख किया था किसका? संस्थागत नियोजन होना चाहिए। उसके बाद देखिए हमारी शिक्षा नीति आ जाती है, NEP 1986। इसमें भी संस्थागत नियोजन पर जोर दिया, लेकिन यहां संस्थागत नियोजन का नाम बदल दिया। इन्होंने क्या कहा? विद्यालय योजना। ध्यान रखना दोस्तों, इन्होंने क्या कहा? विद्यालय योजना कहा। स्कूल देखिए प्लानिंग की बात करी इन्होंने, कि यहां प्लानिंग, यहां संस्थाओं की बात कर रहे थे, संस्थागत नियोजन की बात चल रही थी। बट एजुकेशन पॉलिसी 1986 के अंदर जो
विचार दिया गया वो स्कूल प्लानिंग के ऊपर जोर दिया गया। उसके बाद प्रोग्राम ऑफ एक्शन आता है, उन्होंने उसकी कार्य योजनाएं बनाई कि कैसे कैसे आपको एक इंस्टीट्यूट की प्लानिंग करनी चाहिए। और उसके बाद देखिए हम यहाँ पर अर्थ को और देख लेते हैं कि संस्थागत नियोजन है क्या, इसका अर्थ देखते हैं। ये तो क्या था, उसकी संकल्पना थी एक तरह से, भाई किस किसने क्या क्या विचार दिए एग्जाम की दृष्टि से। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या है, विद्यालय योजना नाम किसने दिया था, इन्होंने दिया, इन्होंने संस्थागत नियोजन कहा, इन्होंने संस्थागत नियोजन कहा। और अब चलते हैं, ये संस्थागत नियोजन है क्या, आप इतना सा समझ लीजिए, संस्था स्तर पर या विद्यालय स्तर पर विद्यालय विकास और सुधार के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना। बस एक बात याद रख लेना, कोई भी संस्था के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के विकास और सुधार के कार्यक्रमों की रूपरेखा, विकास एवं सुधार के कार्यक्रमों, एक मिनट में, विकास एवं सुधार के कार्यक्रमों, विकास एवं सुधार के कार्यक्रमों की रूपरेखा, ब्लूप्रिंट, क्या कहलाता हमारा, संस्थागत नियोजन है। कोई रटने की जरूरत नहीं, केवल समझना है। और इसी चीज को मैंने लिखा, विद्यालय योजना वह ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट है जिसके आधार पर विद्यालय का विकास और उन्नयन, ये बात, विकास और उन्नयन का कार्यक्रम अपनाया जाता है। विद्यालय पूरे साल भर में क्या क्या कार्यक्रम करेगा विकास और सुधार के लिए, उसका जो ब्लूप्रिंट है, उसका जो खाका है, वही हमारा क्या कहलाता है, विद्यालय नियोजन या संस्थागत नियोजन। दैट क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ परिभाषाएं, एक बहुत बड़े शिक्षाविद थे एम बी बुच साहब, इन्होंने भी एक अपनी डेफिनेशन दी और इस डेफिनेशन में क्या कहा, संस्थागत योजना उन कार्यक्रमों का समुच्चय है, सेट, समुच्चय का मतलब क्या है, एक सेट है, जिन्हें संस्था द्वारा अपनी जो भी मूलभूत आवश्यकताएं, देखिए रिक्वायरमेंट्स, या स्वयं के पास जो भी उपलब्ध संसाधन, अपने पास जो संसाधन उपलब्ध हैं या अन्य संसाधन जो आवश्यक हैं, फिर भविष्य में उपलब्ध होने वाले, फिर तीसरी बात कही, भविष्य में उपलब्ध होने वाले संसाधनों के आधार पर तैयार किया जाता है। और इन्होंने एक बात और भी कही थी, एम बी बुच साहब ने ये कहा था, उपलब्ध संसाधन और भविष्य में काम आने वाले संसाधन, इन सब के आधार पर विद्यालय के विकास और सुधार की जो रूपरेखा तैयार की जाती है, वो ही क्या है, देखिए वही हमारी संस्थागत या विद्यालय योजना है। इन्होंने सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया है, संसाधनों पर। सबसे पहले तो कहा नीड, जिनकी आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है हमें। दूसरी बात कही कि आपके पास कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं। तीसरी बात कहा भविष्य में कौन से उपलब्ध हो जाएंगे। तीनों बात कही है इन्होंने। देखिए आपको आवश्यकता कौन से हैं, भविष्य में उपलब्ध होंगे या नहीं होंगे, आज आपके पास कौन से संसाधन है, इन संसाधनों को प्राप्त करने के लिए जो प्लानिंग की जाती है किसी भी इंस्टीट्यूट द्वारा, वही क्या कहलाती है, संस्थागत नियोजन कहलाता है। और एक बहुत ही अच्छी माइलस्टोन के बारे में बताने वाले इसे E.W. फ्रैंकलिन के अनुसार, संस्थागत नियोजन शिक्षा सुधार की यात्रा में क्या है, एक माइलस्टोन है, अर्थात मील का पत्थर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन भी एग्जाम की दृष्टि से, कि शिक्षा सुधार की यात्रा में माइलस्टोन कहने वाले एक शिक्षा शास्त्री कौन थे, फ्रैंकलिन महोदय थे। जेपी नायक साहब को अब हम कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा काम ही इन्होंने किया था किस पर, संस्थागत नियोजन पर सबसे ज्यादा यदि कार्य किया है, वो कार्य करने वाले कौन थे, जेपी नायक साहब थे। इन्होंने सबसे ज्यादा देखिए संस्थागत नियोजन पर कार्य किया। उनकी परिभाषा 1969 में उन्होंने देखिए बताया था, और क्या बताया उन्होंने, किन्हीं पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को निश्चित अवधि में प्राप्त करने के लिए आवश्यकता
साधन सुविधाओं का ध्यान रखते हुए भविष्य की कार्य विधि संबंधी लिए जाने वाले पूर्व निर्णयों का व्यवस्थित स्वरूप ही क्या है, योजना है। वही बात इन्होंने कही, लेकिन जेपी साहब ने एक बहुत अच्छी बात और कही थी कि हमें संस्थागत नियोजन की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है ना। और उसको मैं अभी आगे बताऊंगा कि जेपी साहब ने क्यों देखिए इतना इस पर चिंतन किया और मनन किया। उनके लेख भी काफ़ी प्रकाशित हुए हैं और इनके जो विचार हैं उन विचारों को देखिए हमारे शिक्षा विभाग में अपनाया भी गया और सबसे ज़्यादा इन्होंने देखिए जोर भी दिया इस चीज़ के ऊपर। अब जितनी भी हमने परिभाषाएं पढ़ी हैं, इन परिभाषाओं के अंदर आपने सबसे महत्वपूर्ण देखा होगा 2-3 चीज़ें, और 2-3 चीज़ें जो देखेंगे वो क्या थी कि सबसे महत्वपूर्ण बात एक निकल के आई थी हमारे पास, वो क्या था, पूर्व निर्धारित लक्ष्य, पूर्व निर्धारित क्या होने चाहिए, लक्ष्य। दूसरी बात संसाधन की आई थी, और संसाधन जो थे वो हमारे पास उपलब्ध भी थे, प्राथमिकता के आधार पर देखिए उनकी आवश्यकता भी थी, नीड भी थी। और तीसरी बात देखिए निर्णय लेने की बात आई थी, यानी पूर्व निर्धारित लक्ष्य, संसाधन और निर्णय। और यही 3 विशेषताओं के साथ साथ हम और विशेषताओं को देखते हैं कि संस्थागत नियोजन जब हमें करना होता है तो उनमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं। एक तो देखिए सुनिश्चित होना चाहिए, सीधी सी बात है, सुस्पष्ट और पर्याप्त हो, क्या हो, संस्थागत नियोजन। उसके बाद अधिकतम उपयोगिता के सिद्धांत, मैंने पहले कहा था इष्टतम, अधिकतम को मतलब क्या कहते हैं, मैक्सिमम यूटिलिटी पर आधारित, थ्योरी पर आधारित होना चाहिए। ऐसे नहीं कि संसाधन का थोड़ा सा उपयोग किया और उसके बाद फेंक दो, ये तो दुरुपयोग हो गया। चलो, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक का मतलब होता है एक दूसरे के सहयोग और मिलजुल कर जन समुदाय को साथ लेना है, जन सहयोग प्राप्त करके योजना बनानी है। अकेला संस्था प्रधान योजना नहीं बनाएगा। इसलिए क्या कहा, लोकतांत्रिक सिद्धांत को सब मिलजुल कर अपने विद्यालय विकास और सुधार और उन्नयन के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करेंगे। और ये योजना कैसी हो, व्यवहारिक हो, जिसे हम व्यवहार में उतार सकते। ऐसी योजना नहीं हो जो कागजों में बन जाए, साहब बन गई, बहुत बढ़िया बेस्ट योजना है, अरे उसको व्यवहार में उतार सकते हैं या नहीं। आगे देखिए उद्देश्य परक, दूसरा क्या आता है, उद्देश्य परक। और उद्देश्य की मैं बात कर ही रहा हूं, पूर्व निर्धारित लक्ष्य होने चाहिए। फिर आता है ये कठोर होनी चाहिए, लचीली, ये महत्वपूर्ण चीज पूछ ली जाती है, लचीली होनी चाहिए भाई। समस्या केंद्रित, सीधा सा है, क्योंकि योजना हमें बनानी है, सुधार करना है। जब समस्याएं होंगी उन समस्याओं में हम सुधार करेंगे और विद्यालय के उन्नयन की ओर ले जाएंगे, तो समस्या केंद्रित हो। और विशिष्टता लिए हुई, प्रत्येक विद्यालय अपने आप में एक विशिष्ट इकाई है, ध्यान रखना, स्पेसिफाइड है प्रत्येक इंस्टीट्यूट। तो प्रत्येक इंस्टीट्यूट की अपनी खुद की प्लानिंग होनी चाहिए, दूसरे की नकल। दूसरे को देखिए फर्नीचर चाहिए, आपके पास ऑलरेडी फर्नीचर है, आपको तो कंप्यूटर लैब चाहिए। तो इसलिए प्रत्येक इंस्टीट्यूट अपनी अपनी प्लानिंग अपने तरीके से करे, उसमें क्या होनी चाहिए, स्पेसिफाइड होना चाहिए। और अल्पकालिक व दीर्घकालिक, एक सत्र के लिए हो, एक शैक्षिक सत्र के लिए यदि योजना बनाते हैं तो उसे कहते हैं अल्पकालिक। और देखिए हम 2-3 सत्रों के लिए जब बनाते हैं, एक से ज़्यादा सत्र के लिए बनाते हैं तो उसे कहते हैं दीर्घकालिक। और इसीलिए संस्थागत नियोजन को एक और कहा जाता है पर्सपेक्टिव प्लानिंग भी कहा जाता है। पर्सपेक्टिव का अर्थ होता है परिदृश्य। देखिए नियोजन कई प्रकार का होता है, तो इसे क्या कहता है, परिदृश्य, पर्सपेक्टिव नियोजन भी कहा जाता है। एक निश्चित उद्देश्य के लिए बनाई जाती है और जिसे ग्रास रूट लेवल पर देखिए बनाया जाता हो। ग्रास रूट लेवल पर जिन प्लानिंगों को तैयार किया जाता है उनको कहा जाता है पर्सपेक्टिव या परिदृश्य नियोजन कहा जाता है। तो हमारी संस्थागत नियोजन कैसी है, परिदृश्य योजना है। संस्थागत नियोजन संस्था द्वारा निर्मित हो, ये जो संस्थागत नियोजन कौन बनाई, संस्था द्वारा निर्मित हो। संस्था का मुखिया हो, चाहे हेडमास्टर हो या प्रिंसिपल हो, वहाँ के टीचर्स हो, वहाँ के अभिभावक हो, देखिए गार्जियंस हो, उनको भी साथ में लेना चाहिए। और उसके अलावा जन समुदाय के लोग भी हों,
जैसे कि मैं राजस्थान में बताऊंगा इसको किस किस पर जोर देकर बनाने की कोशिश की गई है। तो ये तो था हमारे इसके एक तरह परिभाषा है, परिभाषाओं से निकलने वाली विशेषताएं। और उसके बाद अब हम देखते हैं इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, नीड क्यों पड़ी। पता है आवश्यकता क्या है दोस्तों? किसी चीज की कमी महसूस करना ही क्या कहलाती है, आवश्यकता। तो जरूर कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी। जेपी नायक साहब के विचार याद आते हैं मुझे, उनकी जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी और उसको मैंने देखा, तो जेपी नायक साहब ने कहा कि इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, तो मैं उन्हीं को लेता हूं। जेपी नायक साहब ने कहा कि ये जो प्लानिंग कर रहे हैं ना हम हमारे देश के अंदर, एजुकेशनल जो प्लानिंग करते हैं, उल्टे पिरामिड की तरह हैं। ये उल्टा पिरामिड है, पिरामिड। हमारे टीचरों की योग्यता, हमारे टीचरों की देखिए उनकी क्षमता, हमारे टीचरों के हुनर, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। केवल उल्टे पिरामिड की योजना तैयार करके हमारे ऊपर थोपी जाती है। कैसे, देखो मैं अभी बताता हूं। ये पिरामिड बना रहा हूं दोस्तों, देखिए उल्टा पिरामिड है ये, ठीक। सबसे पहले जो योजना बनाता है हमारी योजना आयोग यानी केंद्रीय स्तर पर, और केंद्रीय स्तर पर कौन बनाता है, MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। फिर देखिए ये योजना बनाई जाती है स्टेट लेवल पर, राज्य स्तर पर, राज्य द्वारा देखिए, यानी यहां से योजना चलती है, राज्य पे आती है। राज्य वाले जो लोग होते हैं ये योजना किसको थोप देते हैं, जिला स्तर वालों को। जिला लेवल को कहा जाता है, जिले को आदेश दिया जाता है कि इसे लागू करो। और उसके बाद देखिए यहां आती है हमारे स्कूल स्तर पर, जिसे हम कहते हैं संस्था, सबसे नीचे देखिए। और आते आते ये पिरामिड देखिए, वहां इतने बड़े जोर शोर से इतनी बड़ी योजना बनाई जाएगी राष्ट्रीय स्तर पर। कौन सा स्तर है ये, सर्वोच्च स्तर, राष्ट्रीय स्तर। यहां प्लानिंग तैयार होगी और ये आते आते देखिए संस्था तक आते आते दम तोड़ जाती हैं ये योजनाएं। और ऐसी योजनाएं कभी सफल नहीं होती, ग्रास रूट पर आकर ये धराशायी हो जाती हैं योजनाएं। इसलिए जेपी नायक साहब ने इसे उल्टा पिरामिड कहा। उन्होंने कहा ये गलत है, अगर योजना बनानी है तो सीधे पिरामिड की होनी चाहिए। और उन्होंने बात बताई सीधा पिरामिड। किसकी बात बताई, सीधा पिरामिड। उन्होंने कहा योजनाएं जो बननी चाहिए, देखिए कैसे बननी चाहिए, इस तरह से बननी चाहिए योजनाएं। योजनाएं हमेशा किस पर बननी चाहिए, स्कूल स्तर पर बननी चाहिए योजनाएं, यहां बननी चाहिए, नीचे बननी चाहिए ग्रास रूट लेवल पर। और यहां से वो योजना बनाकर आगे भेजी जानी चाहिए जिला स्तर पर, जो तैयार करते हैं। जिले से फिर कहां जानी चाहिए वो योजना, यानी यहां बनवानी चाहिए कि आपको क्या आवश्यकता है, कौन से संसाधन चाहिए, और उन संसाधनों की प्लानिंग नीचे से होनी चाहिए। फिर राज्य स्तर पर जानी चाहिए और फिर अंत में कहां जानी चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर योजनाएं जानी चाहिए। इसके समर्थक कौन थे, जेपी नायक साहब। और सबसे ज्यादा काम करने वाले भी जेपी नायक साहब थे इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग के अंदर। उल्टा पिरामिड को उन्होंने मना किया, ये नहीं होनी चाहिए, सीधे पिरामिड की योजनाएं होनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा आवश्यकता हमें महसूस यही हुई कि ये योजनाओं का रूप था ना, ये गलत था। इसलिए हमें आवश्यकता महसूस किसकी हुई, संस्थागत नियोजन की। क्योंकि ये योजनाएं वो व्यक्ति बनाएंगे जो लोग उस स्कूल में काम करते हैं और उन्हें पता है आपकी स्कूल में क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उनकी प्लानिंग वो खुद करेंगे। और जब वो खुद करेंगे तो देखिए अपने आप ही हमारे विद्यालयों में क्या होगा, उन्नति होगी, सुधार होगा, और वर्ष भर वो देखिए अच्छे कार्य कर पाएंगे। और सारे स्कूल के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे एक दूसरे से जुड़कर इस कार्य के अंदर क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। तो इस तरह से देखिए उन्होंने अपनी इस बात को जोर दिया जेपी साहब ने। और उन्होंने ये कहा कि अगर हम सीधे पिरामिड की योजना बनाएंगे तो हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जब हमारी प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएंगी तो हमें संस्थागत नियोजन करना चाहिए, सीधी सी बात है। आगे चलते हैं दोस्तों कि संस्थागत जब नियोजन करते हैं तो इसके क्षेत्र कितने होने चाहिए।
राजस्थान सरकार द्वारा देखिए इसके जो क्षेत्र बताए गए हैं, हाँ 4 क्षेत्र बताए गए हैं। शिक्षा संहिता नामक पुस्तक के अंदर उन्होंने 4 क्षेत्र बताए हैं। एक क्षेत्र तो उन्होंने बताया शैक्षिक, जब योजना बनाते हैं तो कौन सा क्षेत्र हो, शैक्षिक क्षेत्र, ठीक है, एजुकेशनल एरिया। उसके बाद दूसरा क्षेत्र उन्होंने बताया सह शैक्षिक, को करिकुलम एक्टिविटी जो होनी चाहिए यहां। तीसरा देखिए उन्होंने क्षेत्र बताया भौतिक, क्योंकि भौतिक चीजों की भी आवश्यकता होती है, भौतिक क्षेत्र। और उसके बाद उन्होंने बताया विविध क्षेत्र, चौथा विविध, यानी और कोई चीज रह गई हो वो सब इसके अंदर रख दी जाए। जैसे विशेषकर कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम आ जाए, जैसे अब कोरोना आ गया था और कोरोना को देखिए आने से हमारी सारी योजनाएं देखिए धराशायी हो गई और हम सारे लोग किस में लग गए, इस क्षेत्र में लग गए काम करने के लिए, सहयोग करने के लिए। तो यहाँ राष्ट्रीय कार्यक्रमों को शामिल किया गया है, यानी हमें सरकार द्वारा जो कार्यक्रम दिए जाते हैं उनको भी इसमें शामिल करना चाहिए। शैक्षिक क्षेत्र में केवल शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम हो भाई, एजुकेशन में। और एजुकेशन से संबंधित यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या आना चाहिए, आप खुद सोचिए कि शिक्षा से जुड़े हुए क्या होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो बच्चा है उस बच्चे से जो जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, हमारी पाठ्य पुस्तक है, हमारी शिक्षण की विधियां हैं, उपचारात्मक शिक्षण है, परीक्षाएं हैं और उनकी योजना बनानी चाहिए, और परीक्षा परिणाम से हैं। तो ये योजनाएं हमारी क्या होंगी, शैक्षिक। सह शैक्षिक में देखिए खेल कूद से संबंधित बालक का देखिए शिक्षा के साथ साथ जो गतिविधियां करता है, जैसे खेल, क्या है ये सह शैक्षिक। और स्कूलों में जैसे स्काउट, एनसीसी नेशनल कैडेट कोर है, और उसके अलावा ये SUPW कैंप, समाज सेवा के कैंप, ये ऐसी गतिविधियां हैं जो स्कूल में संचालित की जाती हैं। ये को करिकुलम एक्टिविटीज़ के अंदर ही आती हैं। और उसके बाद फिजिकल में देखिए भौतिक चीज़ें, जैसे स्कूल का भवन बनाना है, चारदीवारी बनानी है, लैब बनानी है, खेल का मैदान बनाना है, पानी की टंकी बनानी है, साइकिल स्टैंड बनाना है और वृक्षारोपण भी करना है, वृक्षारोपण। तो ये भी क्या आ जाएगा, हमारे भौतिक चीज़ों में आ जाता है वृक्षारोपण, क्योंकि भौतिक चीज़ है पौधा, उसको लगाना। और विविध आई गई तो कितने एग्जाम में पूछा जा सकता है, कितने क्षेत्र। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है, प्रार्थना जो करते हैं हम स्कूल के अंदर वो कौन से क्षेत्र में आएगी? प्रार्थना कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम किस में आएंगे? वेरी गुड, किस में आएंगे? सह शैक्षिक। चलो आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अपने संस्थागत नियोजन की प्रक्रिया। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, अभी पूछा नहीं गया इसकी प्रोसेस को। और इसकी प्रोसेस को देखिए 5 भागों में बांटा है, संस्थागत नियोजन करना कैसे है। और इसको 5 चरणों में सबसे पहला जो चरण दिया गया है दोस्तों, देखिए एनालिसिस। एनालिसिस को हम कह सकते हैं विचार विमर्श। क्या कह सकते हैं हम इसको? विचार विमर्श। अब विचार विमर्श जो आता है, किस पर विचार विमर्श करना है? शिक्षण के उद्देश्यों को लेकर विचार विमर्श किया जाता है सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले काम क्या होता है? उद्देश्य का ही होता है, सीधी सी बात है। तो उद्देश्यों को लेकर क्या करना? विचार विमर्श करना क्या कहलाता है? विश्लेषण। और दूसरा काम देखिए दिया गया है सर्वेक्षण। जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन हैं उन संसाधनों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है? विचार विमर्श करना है। या हम ये कह सकते हैं कि जो हमें जो विचार विमर्श करना है वो किस पर करना है? कौन कौन से संसाधनों की हमें आवश्यकता है, हमारे पास कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं, इन सब बातों के ऊपर हमें क्या करना है? विचार विमर्श करना है। अब संसाधनों की बात आई, केंद्र सरकार कौन से संसाधन देगी, राज्य सरकार कौन से देगी, स्कूल में कौन से संसाधन है, गांव वालों से कौन से संसाधन ले सकते हैं, सब के ऊपर क्या करना है? हमें सर्वेक्षण करना है। तीसरा है, जब सर्वेक्षण कर लिया जाता है उसके बाद उद्देश्य निर्धारित कर दिए जाते हैं, इस साल भाई हम ये काम करेंगे, उद्देश्य का निर्धारण। और निर्धारण होने के बाद देखिए कार्यक्रम की क्या बनाई जाती है? रूपरेखा बनाई जाती है।
तो यहाँ आता है कार्यक्रम की रूपरेखा, तीसरे नंबर पर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना। अब कार्यक्रम की जब रूपरेखा तैयार हो जाती है तो उस कार्य को किया जाता है क्रियान्वयन, यानी धरातल पर उतारा जाता है और साल भर उस कार्य को देखिए हम करने की पूर्ण योजना बना लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए उस कार्य का क्या करते हैं, मूल्यांकन, 5 नंबर इवोल्यूशन, कि हमारा कार्यक्रम सही रहा या गलत रहा। तो ये कितने चरण बताए, 5 चरण। एक चीज और ध्यान में रखना, चलो मैं वास्तविकता में बताता हूँ। विद्यालय योजना या संस्थागत योजना बनानी है, ठीक है, सबसे पहले कमेटी बना दो, समिति का गठन कर दिया गया, कमेटी का गठन कर दिया गया। कमेटी के जो मेंबर हैं सबसे पहले क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, ठीक है। और उसके बाद वो सर्वेक्षण करेंगे अपने आसपास का, स्कूल में क्या है क्या नहीं है उस चीज़ के। फिर उसके बाद देखिए वो उद्देश्य तय कर लेते हैं अपने, और उद्देश्य तय करने के बाद उनके कार्यक्रम बनाना शुरू करते हैं। और कार्यक्रम जब बन जाता है कि हमें शैक्षिक क्षेत्र में कार्य करना है, सह शैक्षिक क्षेत्र में कार्य करना है, फिर उसको क्रियान्विति करते हैं। क्रियान्विति के बहुत सारे चरण हैं, उनको देखिए हम करते हैं, और उसके बाद अंत में क्या करते हैं, हम इवोल्यूशन करते हैं। तो ये एक प्रक्रिया थी जो पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट। राजस्थान शिक्षा विभाग क्या कहता है हमारे संस्थागत नियोजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, याद रखना इस चीज को, क्योंकि राजस्थान के अंदर ही संस्थागत नियोजन आ रहा है, और हमारी आरपीएससी भी राजस्थान में आती है, और हमारी जो शिक्षक भर्ती है वो भी राजस्थान की है। तो इसलिए हम बात करेंगे संस्थागत नियोजन। और राजस्थान सर, देखिए कोठारी आयोग ने बात कह दी, गोवर्धन लाल बख्शी साहब ने भी अपनी बात कह दी, शिक्षा नीति ने भी अपनी बात कह दी। राजस्थान में संस्थागत नियोजन कब लागू हुआ, राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा अगस्त 1968 को, क्योंकि 66 में कोठारी आयोग की रिपोर्ट आई थी, और उस रिपोर्ट के आते ही अगस्त 1988 के अंदर राजस्थान में संस्थागत नियोजन की बात कह दी, यानी विद्यालय योजना, विद्यालय योजना बनाने के आदेश जारी कर दिए गए। दोस्तों याद रखना, ये केवल उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आए थे ये आदेश। राजस्थान में ये संस्थागत नियोजन विद्यालय योजना कब लागू हुई, अगस्त 1968 को विद्यालय योजना लागू। क्लियर, संपूर्ण राजस्थान में लागू होती है, और संपूर्ण राजस्थान में लागू होती है सत्र 1972-73 से। भाई ये पूरे राजस्थान में लागू हो जाती है, याद रखना दोनों चीज, ठीक, क्लियर। अब उसके बाद देखिए ये योजना अपने यहाँ पर बनाई जा रही है और चल रही है। ये योजना थी विद्यालय योजना, लेकिन मैं आपको बताता हूँ माउंट आबू सिरोही के अंदर की बात है। 1967-68 में एक संगोष्ठी आयोजित हो रही थी शिक्षाविदों की, और उसे नाम दिया गया था आबू संगोष्ठी। और ये जो आबू संगोष्ठी थी 1967 और 8 की बात है। और जब ये आबू के अंदर देखिए संगोष्ठी हो रही थी, इस संगोष्ठी के अंदर देखिए ये बात चली थी, और बात ये चली थी कि हमें विद्यालय स्तर पर जो योजना बनाते हैं वो योजनाएं हमें जिला स्तर पर भी बनानी चाहिए। और जिला स्तर की पहली बार संगोष्ठी की मांग, ना वो योजना की जो मांग उठी थी, किसमें उठी थी, आबू संगोष्ठी के अंदर, और उसे नाम दिया गया समेकित जिला योजना। और इसे नाम दिया गया था इस संगोष्ठी में समेकित जिला योजना। याद रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। समेकित जिला योजना कब प्रारंभ हुई, 1967-68 में। कहां पर, आबू संगोष्ठी के अंदर। सत्र जो था 67-68 के, लेकिन
ये देखिए 1968 था, वहाँ से हमारी कौन सी चल जाती है, विद्यालय योजना। लेकिन इससे पहले जिला योजनाओं की बात उठी और दोनों के आदेश जारी हो जाते हैं साथ में कि जिला योजना भी बनेगी और विद्यालय योजना भी बनेगी। आदेश कब जारी हो जाते हैं, 1968 के अंदर जारी हो जाते हैं। और पूरे राजस्थान में लागू कब से हो जाती है, 1972। तो 2 तारीख याद रखना। विद्यालय योजना कब लागू हुई, 68। पूरे राजस्थान में कब लागू हुई, 1972। और जिला समेकित योजना कब लागू होती है, ये लागू होती है 1972 से। विद्यालय योजना अलग पार्ट है और ये अलग है, ये जिला लेवल पे तैयार होती है, ये स्कूल लेवल पर तैयार होती है। स्कूल वाली की तारीख 68 और 72। जिला समेकित योजना से संबंधित आबू संगोष्ठी और 1972 पूरे राजस्थान में लागू कर जाती है जिला लेवल पर। एक और रोचक बताता हूं, अब लेटेस्ट जो बात है, RTE एक्ट 2009 की धारा 22, ध्यान रखना, ये इसकी धारा कौन सी है, आर्टिकल्स 22 में स्पष्ट लिखा हुआ है, विद्यालय की विकास योजना विद्यालय प्रबंधन समिति बनाएगी। और वो योजना बनाएगी, देखिए 1 वर्षीय और 3 वर्षीय योजनाओं का निर्माण किया जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अब ये जो राजस्थान सरकार द्वारा जो योजना का प्रारूप बताया गया है, वो प्रारूप 3 खंडों में बटा हुआ है। कितने खंड है इस प्रारूप के, 3 खंड हैं दोस्तों, याद रखना एग्जाम में। 3 खंड कौन कौन से होते हैं, 3 खंडों में ये योजना तैयार की जाती है। एग्जाम में याद रखना, राजस्थान सरकार द्वारा बताए गए इसके प्रारूप में कितने खंड होते हैं, 3। पहला खंड होता परिचय का, परिचयात्मक परिचय। दूसरा जो खंड होता है इसका नाम क्या है, प्रथम खंड, प्रथम खंड, ठीक है ना। फिर उसके बाद दूसरा जो खंड होता है वो देखिए द्वितीय खंड, और द्वितीय खंड होता है पूर्व जो योजना बनाई थी उसका कार्यक्रमवार विश्लेषण। पूर्व जो योजना बनाई थी उसका, पूर्व योजना का जो आपने लक्ष्य निर्धारित किए थे उनका उपलब्धि आपको हुई या नहीं, प्राप्ति हुई तो कितने स्तर तक हुई, या आप सफल रहे या असफल रहे उस चीज को प्राप्त करने में। और तृतीय जो खंड आता है अपना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तृतीय खंड। ये वर्तमान योजना का होता है। वर्तमान में विद्यालय योजना, ठीक है। यहां 9 चरण होते हैं इसके बनाने के। कितने सोपान बताए गए हैं, 9 सोपान हैं इस योजना को बनाने के। और यहाँ पूर्व की जो आपने लक्ष्य वगैरह रखे थे उनका यहाँ पर विवरण होता है, आप सफल हुए असफल। और ये है परिचय। परिचय में क्या आएगा, जो भी संस्था है उसका नाम लिखा जाता है, फिर संस्था प्रधान का नाम, प्रधान का नाम, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए स्कूल के अंदर कितने अध्यापक हैं, कितने बच्चे हैं, कितने कमरे हैं, सारा विवरण आएगा। आपका स्कूल कब स्थापित हुआ, स्कूल का पूरा परिचय। फिर पूर्व में जो योजना बनाई वो सफल रही है असफल, पूर्व के परिणामों के बारे में जानकारी। लेकिन परीक्षा में पूछा जाता है 2 क्वेश्चन यहाँ से। एक तो पूछा जाएगा राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा संपूर्ण प्रक्रिया को कितने खंडों में विभाजित किया गया, 3 खंडों में विभाजित किया गया। दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, वो भी आप सुन लीजिए, कि इन तीनों खंडों में से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि किस पर डिपेंड है, ये वर्तमान पर आधारित है। और वर्तमान में जो हम कार्य योजना बनाएंगे उसके कितने सोपान होते हैं, 9 सोपान होते हैं। और 9 सोपान मैंने यहाँ लिखे। पहला सोपान देखिए, कार्यक्रम का नाम, कोई भी कार्यक्रम हो जैसे हमारा, उस कार्यक्रम का क्या लिखा जाए। जैसे मैंने कार्यक्रम लिख दिया वृक्षारोपण, भाई
वृक्षारोपण। ठीक है, पहला कार्यक्रम। उसके बाद नंबर 2 प्रभारी, और उसका एक किसी अध्यापक को प्रभारी बनाएगा और एक उसका सहयोगी, क्योंकि कई बार प्रभारी छुट्टी पर रह जाता है। फिर उसके बाद देखिए तीसरा काम करते, वर्तमान स्थिति क्या है उस जो वृक्षारोपण की, हमारे पास वर्तमान में कितने वृक्ष लगे हुए हैं, कितने देखिए हम और लगा सकते हैं, उसकी वर्तमान स्थिति देखेंगे। हमें कितने पेड़ों की आवश्यकता है या कितने संसाधनों की आवश्यकता है। उसके बाद उपलब्ध संसाधन, हमारे पास खुरपी, फावड़ी, पानी की नली वगैरह है या नहीं है, बाल्टी, मग है या नहीं है, उस पर बात करते हैं। फिर उसके बाद छठे नंबर पर आती है, हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं, इस साल कितने पेड़ लगाएंगे, 50 पौधे लगाएंगे। और फिर उसके बाद देखिए अवधि, कितने साल तक आप इस पर करेंगे, क्योंकि पौधा बड़ा होने में कोई 6 महीने नहीं लगते, कम से कम योजना 2 या 3 साल की होगी ताकि पौधा बड़ा हो जाए। अवधि तय कर लेंगे उसे। और उसके बाद देखिए 8वें नंबर पर लेके क्रियान्विति। क्रियान्विति सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, महत्वपूर्ण पार्ट। विद्यालय योजना का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कौन सा होता है, क्रियान्विति। क्यों? क्योंकि यहाँ स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ता है कि हम पौधे लाएंगे, कौन कौन सी क्लास के बच्चों को देंगे, कौन कौन से बच्चों को देंगे, वो बच्चे पानी कब डालेंगे, स्कूल से पहले डालेंगे, बाद में डालेंगे या 0 कालांश में डालेंगे, और वो पूरी क्रियान्विति की योजना बना लेते हैं। और अंत में 9वें नंबर पर आता है इवोल्यूशन, मूल्यांकन। और मूल्यांकन को यदि हम देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होता है। मूल्यांकन 2 तरह से, एक तो स्वयं प्रभारी करे और उसके बाद संस्था प्रदान करे। स्वयं जो प्रभारी है वो देखिए यहां पर 1 सप्ताह में, 2 सप्ताह में, 1 दिन में, 2 दिन में अपनी यहां पर उसकी मॉनिटरिंग करे। संस्था प्रधान जब मीटिंग हो या तो 15 दिन में करे या महीने में, देखिए जब स्टाफ की मीटिंग होती है उनमें पूछे भाई आपके पेड़ों की क्या स्थिति है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं अपने इसके अंदर आज का जो अपना टॉपिक खत्म हो जाता है, जिसका नाम क्या था, संस्थागत नियोजन। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, बहुत कम क्वेश्चन है इसमें। आप इसको एक बार रिवाइज करना और रिवाइज करने के बाद इसमें क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना। बाकी हम अपनी किताब में तो डालेंगे ही क्वेश्चन कौन कौन से हैं इसमें और कितने बन सकते हैं, तो उस बुक को भी आप देख लेना। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।